देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईआर मॉडल। जो ईआर मॉडल है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, मगर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, जैसे कि टेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कौन इसके अंदर कितनी टेबल्स मिनिमम होगी, या कोई एट्रीब्यूट दे देंगे, उनमें से ये पूछ लेंगे ये एट्रीब्यूट का नाम क्या है। लाइक वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, या वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, या सिंपल एट्रीब्यूट है। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें छोटे मोटे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडल में। ईआर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ई स्टैंड फॉर द एंटिटी एंड आर स्टैंड फॉर द रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है और रिलेशनशिप क्या होता है? बेसिकली एंटिटी क्या होती है? कोई भी फिजिकल टाइप की थिंग, फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल, फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल, उसको बोलते हैं हम एंटिटी। लाइक फिजिकली कोई भी एक चेयर है, वो एक एंटिटी हो सकती है। आपका फिजिकली कोई भी व्हीकल है, वो एक एंटिटी हो सकती है। या पर्सन है, वो एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लाइक थ्योरेटिकल कोई भी चीज है, तो वो भी आपकी एक एंटिटी हो सकती है। तो थ्योरेटिकल में कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जो बुक हो गई, वो एक एंटिटी हो सकती है आपकी थ्योरेटिकल में। ठीक है। किसी भी टाइप की, इस टाइप की एनीथिंग जो एक सेट ऑफ थिंग को रिप्रेजेंट करे या सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करे, वो एक एंटिटी का एक रूप है। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप जैसे कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप होता है, एक मैनेजर और एक सेल्समैन का रिलेशनशिप होती है। ठीक है। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है, मतलब दोनों आपस में कोई भी किसी भी टाइप का एक लिंकिंग या कनेक्शन होना, उसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप। ठीक है। तो ईआर मॉडल बेसिकली है क्या? ये एंटिटी रिलेशनशिप के ऊपर ही टिका हुआ है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर एंटिटी रिलेशनशिप हमारा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक मतलब हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एक सिंबल बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डेटाबेस की बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर, तो वहां पर हम कुछ कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मेन कंपोनेंट्स जो इसके अंदर हैं, मेन कंपोनेंट्स इन ईआर डायग्राम। जो मेन कंपोनेंट्स है आपके ईआर डायग्राम के अंदर, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन है एट्रीब्यूट्स। सेकंड है आपका एंटिटी सेट। सेकंड वन इज द एंटिटी सेट। थर्ड वन इज द रिलेशनशिप सेट। ये जो है वो मेन कंपोनेंट्स है ईआर डायग्राम में। अगर आप ईआर डायग्राम पढ़ते हो या ईआर डायग्राम डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स यूज होंगे वो इस टाइप के यूज होते हैं हमारे। एट्रीब्यूट्स हो गए, एंटिटी सेट हो गया, रिलेशनशिप सेट हो गया। तो एट्रीब्यूट जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप। यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि नेम हो गया, किसी की आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। इस टाइप की जो भी चीज है वो एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में हम एंटिटी को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि आपका एंटिटी कोई भी चीज, जैसे बुक, चेयर, पर्सन, ये जो चीजें लिखी हुई है, तो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? आपके एंटिटी साइट के, सेट के। रिलेशनशिप सेट क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी टाइप का दो के बीच में रिलेशनशिप, वो हमारा डायमंड सिग्नल जो होता है, डायमंड सिंबल जो होता है, उसमें जो भी चीजें हम लिखते हैं वो रिलेशनशिप को शो ऑफ करती है। ठीक है। तो ये थे बेसिक सिंबल जो कि हमारे इसके अंदर यूज होते हैं। अब वन बाय वन पढ़ते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट को हम कह सकते हैं, एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज, कोई भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट वी कैन डिफाइन इट। ठीक है। जैसे कि अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं इसके अंदर। की एट्रीब्यूट एक होता है, की एट्रीब्यूट।
मीन्स अगर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओवल शेप में और इसके अंदर कोई भी नाम के नीचे अगर अंडरलाइन लिख दिया तो उसको बोलते हैं हम की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? ओवल शेप में जहां पर भी हम किसी नाम के नीचे ओवल के अंदर अगर अंडरलाइन लिख देते हैं उसको बोला जाता है की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। यह डायग्राम के अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपका क्या किस शेप में होता है? डबल सर्कल में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये होता है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? वो एट्रीब्यूट जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल पर्सन के लिए होती है। जैसे कि एक कोई पर्सन है, उसका मोबाइल नंबर, एक पर्सन के पास दो मोबाइल नंबर हो सकते हैं, ठीक है? एक पर्सन के दो मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो मोबाइल नंबर क्या हो गया आपका? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? तो इस टाइप से वो एट्रीब्यूट जो मल्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर ए सिंगल पर्सन फॉर ए सिंगल रो, उस एट्रीब्यूट को हम नाम देते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एक होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आपने ये नाम सुने होंगे सभी, डिराइव्ड। डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? नाम से पता चल रहा है, दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, that will be derived from somewhere, and that will be stored in a attribute in the form of sorry oval shape। तो derived attribute कौन सा होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर stored attribute है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है जो कि स्टोर्ड की फॉर्म में है। अब इसके अंदर अगर मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ के बाद मैंने लिख दी एज, डेट ऑफ बर्थ से मैं एज निकाल सकता हूँ। आज डेट है 10 जुलाई 2021, किसी की डेट ऑफ बर्थ है मान के चलो 10 जुलाई 2000, तो मैं एज बता सकता हूँ कि उसकी एज कितनी होगी। उसकी एज होगी 21 ईयर्स। तो किसी एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं कोई दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालता हूँ, उस एट्रीब्यूट को बोला जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, राइट? और ये जो किसी एट्रीब्यूट को, ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा? ये होगा आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये है स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है? स्टोर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से यहाँ पर जो एट्रीब्यूट निकल रहा है इसको बोलते हैं हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट होता है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये सारे हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं किसके? एट्रीब्यूट के। कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट जो कि अलग अलग, यू कैन से कंपोजिट या कंपाउंड, हम उनको बोलेंगे। जहां पर जैसे कि नेम आपने देखा होगा, नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों है? क्योंकि नेम से, नेम के अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ठीक है? तो ये क्या हुआ हमारा? कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। कौन सा एट्रीब्यूट? नेम। नेम जो है वो कंपोजिट बन गया। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एड्रेस। एड्रेस में आप देखते होंगे होम नंबर होता है, स्ट्रीट होती है, ठीक है, सिटी होती है उसके अंदर। मतलब एक एट्रीब्यूट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेट होता है आपका और पिन कोड होता है, ठीक है? तो एड्रेस क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा होता है? वो एट्रीब्यूट जो कि अलग अलग उस फर्दर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि फर्दर नेम को हमने कैटेगराइज कर दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम में। एड्रेस को कैटेगराइज कर दिया हमने होम नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट, ठीक है? तो इस टाइप से हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद होता है एंटिटी सेट। दूसरा था हमारा एंटिटी सेट, जो मेन कंपोनेंट से। एंटिटी सेट क्या होता है? सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज, सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज,
लाइक ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल है हमारा स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसे कि इसमें क्या होंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट टेबल में ऐसा थोड़ा ना एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, अलग अलग स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, एंटिटी सेट, सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज, जिसके अंदर सिमिलर टाइप की एंटिटीज हम डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटिटी सेट। थर्ड है हमारा रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप सेट क्या होता है हमारा, रिलेटेड टू टू और मोर एंटिटी सेट, रिलेटेड टू टू और मोर एंटिटी सेट, ठीक है। जैसे कि हम रिलेशनशिप सेट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इवन है यहाँ पर, यहाँ मान के चलिए दो दूसरी एंटिटी है E2, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन बन जाएगा R, ठीक है। यहाँ पर R जो है वो एक रिलेशनशिप सेट है बिटवीन E1 एंड E2। सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम बाइनरी रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप वो होता है व्हेन टू और मोर, sorry, when that is related to two entity set, then the relationship is known as binary। कई बार एक रिलेशनशिप एक एंटिटी से भी जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप सेट जो है ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि वो बाइनरी से ही होगा, वो बाइनरी से ज्यादा भी हो सकता है। रिलेशनशिप जो सेट होता है दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट, कितनी भी नंबर ऑफ एंटिटी सेट का क्या हो सकता है, रिलेशनशिप बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ अभी हमने देखा था ये E1 है, ये E2 है, मान के चलिए तीन एंटिटीज है E3, तो इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप बन सकता है लाइक दिस वन। तो ये जो रिलेशनशिप होगा उसको बोलेंगे हम टर्नरी, तीन एंटिटीज का रिलेशनशिप है ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी टर्नरी रिलेशनशिप। एक होता है आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि ये बाउंड नहीं है कि दो या दो से ज्यादा ही होगी, मतलब तीन तीन से भी ज्यादा हो सकती है। E3 मान के चलो, यहाँ E2 ये रिलेशनशिप है R, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटीज हो सकती है लाइक E4, इस टाइप से ये यहाँ पर बना दी गई है, तो इसको बोलेंगे हम एन एरे, एन एरे रिलेशनशिप, एन एरे रिलेशनशिप, मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज का भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है आपका टर्नरी एन एरे रिलेशनशिप, फोर एरे रिलेशनशिप, कितने भी एंटिटीज का एक रिलेशन हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, कोई वैसे ही एक एग्जाम्पल ये समझाना चाह रहा है। स्टूडेंट नाम से एक टेबल है, तीनों को कंबाइन करके समझाना चाह रहा है। स्टूडेंट नाम से एक टेबल है जिसके एट्रीब्यूट हैं एस नेम,
SID, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट है एक स्टूडेंट नाम के, और यहाँ पर दूसरा एंटिटी है कोर्स। इसके एट्रीब्यूट है CID, मतलब कोर्स ID। अंडरलाइन है, अंडरलाइन का मतलब है प्राइमरी की है, मीन्स ये की एट्रीब्यूट है। सी नेम, नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट। तो ये 3 एट्रीब्यूट इससे कंबाइन है, कोर्स से। 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर कंबाइन है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप दे रखा है, उस रिलेशनशिप को लिख रखा है इसने एनरोल। तो स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल्ड है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी ग्रेड है। ग्रेड नाम से जो एट्रीब्यूट है वो किसका है, एनरोल का। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या, कि स्टूडेंट नाम से जो टेबल है, स्टूडेंट नाम से जो टेबल है उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, SID, SNAME और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसी तरह से एनरोल नाम से जो टेबल है उसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट है जो कि ग्रेड है। मगर ध्यान रखना, रिलेशनशिप हमेशा किसके साथ भी होता है, जैसे कि एनरोल के साथ, एनरोल जो है किस किस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, स्टूडेंट एंड कोर्स। तो स्टूडेंट की जो की एट्रीब्यूट है वो क्या है, SID। तो रिलेशनशिप के अंदर भी उसका की एट्रीब्यूट चला जाता है। सेम ईयर कोर्स जो है वो एनरोल के साथ जुड़ा हुआ है, कोर्स का जो की एट्रीब्यूट है वो क्या है, CID। तो CID भी इसका एट्रीब्यूट बन जाएगा, और यहाँ पर इसका अलग से एट्रीब्यूट है ग्रेड। तो कहने का मतलब है रिलेशनशिप जब बनता है तो एंटिटीज के साथ बनता है, एंटिटी का जो की एट्रीब्यूट होता है वो भी इसका रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कोर्स। कोर्स के एट्रीब्यूट यहाँ पर दे रखे हैं, CID, सी नेम, इंस्टीट्यूट। क्लियर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरह से, ये आपका क्या हुआ, ये SID यहाँ पर यहाँ से आया है, और ये CID कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइमरी की है। दिस इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, दिस इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ठीक है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा किस तरह से हम यहाँ पर करते हैं। वासु, क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है? वासु, क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हो डियर वासु? नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो SID जो है दैट इज द, you can say that will be picked from the student, and CID that will be picked from the course। तो ये जब हम इस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनरोल नाम से टेबल है, स्टूडेंट नाम से टेबल है, कोर्स नाम से टेबल है। तो SID जो है दैट इज द फॉरेन की फॉर दिस टेबल, एंड दिस इज द फॉरेन की फॉर दिस टेबल। ठीक है, तो कहने का मतलब है एनरोल के अंदर 2 फॉरेन की है, बिल्कुल हो सकती है प्राइमरी की एक ही होगी, मगर फॉरेन की कितनी भी हो सकती है किसी भी एक टेबल के अंदर। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी टेबल के अंदर, आपको चेक करना है डायग्राम की हेल्प से ही, किसी रिलेशनशिप के अंदर कितनी फॉरेन की है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2 फॉरेन की। ठीक है, 2 फॉरेन की कैसे होगी, एनरोल नाम से जो टेबल है, सॉरी रिलेशन है, इस रिलेशन में SID यहाँ से उठा रहा है और CID यहाँ से उठा रहा है। तो CID दैट इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, CID इसके अंदर भी है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, फॉरेन की। इसी तरह से SID जो है इसके अंदर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ये फॉरेन की बन जाएगा और यहाँ पर ये प्राइमरी की गिवन है। अब मैं यहाँ पर कहूँ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर SID यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि ध्यान रखना, जब कभी भी हम टेबल को या किसी को भी रिलेशनशिप की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, या टेबल को जब हम मर्ज करते हैं, तो कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होता है। तो ये एनरोल नाम से जो टेबल है, वो एनरोल किसके साथ ज्वाइन है, स्टूडेंट के साथ और कोर्स के साथ। वो ज्वाइन कब होगी, जब उसके अंदर कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, जो प्राइमरी की होती है हमारी टेबल के अंदर,
वहां से वो कॉमन एट्रीब्यूट को पिक कर लेता है, मतलब वो इसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर फॉरेन की को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रेंट ऑफ रिलेशनशिप सेट। कई बार इस टाइप के भी बताया हुआ है कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ऑफ रिलेशनशिप सेट। तो कंस्ट्रेंट होते हैं हमारी कंडीशन। तो रिलेशनशिप सेट के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि पहली कंडीशन होती है पार्टिसिपेशन। पहली कंडीशन होती है आपकी पार्टिसिपेशन और दूसरी कंडीशन होती है आपकी मैपिंग। जिसको हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है आपका, पार्टिसिपेशन हमारा होता है जब एवरी एंटिटी of entity set is related to relationship, then this is called total participation. बेसिकली दो टाइप के पार्टिसिपेशन होते हैं। टोटल, आपने देखा होगा ना, जैसे एक तो फुली डिपेंडेंट होना, मतलब टोटली डिपेंडेंट होना, और एक होता है पार्शली। मतलब कई बार हम पार्शली पार्टिसिपेट करते हैं और कई बार हम टोटली पार्टिसिपेट कर देते हैं। तो टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल सर्कल से, डबल लाइन से, और पार्शली को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल लाइन से। ठीक है, जो ईआर मॉडल जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके अंदर हम दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, टोटल एंड पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है सिंगल लाइन और टोटल का मतलब होता है डबल लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं टेबल बनाऊं, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है डिपार्टमेंट, यहाँ रिलेशनशिप गिवन है मैनेजेस। ठीक है जी, यहाँ पर डबल लाइन गिवन है और यहाँ पर सिंगल लाइन है। फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है ई आई डी, एम्प्लॉय आई डी, अंडरलाइन दे रखा है। यहाँ पर है सिंस, यहाँ पर है आपका डिपार्टमेंट आईडी, ये भी अंडरलाइन। ठीक है, ये तीन एट्रीब्यूट हर एक के वन बाय वन दे रखे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसके अंदर ईआईडी रहेगा, मैनेजेस दैट इज द रिलेशनशिप, और डिपार्टमेंट दैट इज द सेकंड एंटिटी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ क्या क्या होगा? फ्रॉम एम्प्लॉय, प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी मैनेजेस के अंदर, डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी फ्रॉम द डिपार्टमेंट, एंड सिंस द थर्ड एट्रीब्यूट इंक्लूड इन द मैनेजेस। सो बेसिकली यहाँ पर मैं ये समझाना चाहूंगा कि, पूछना चाह रहा है कुछ? सर ये डबल पार्शियल वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ डियर, अभी इसे एग्जांपल से समझ में आएगा वो। ईआईडी क्या है हमारा, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने E1 E2 E3। ठीक है, तीन एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर है E1 E1। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि प्राइमरी की है ईआईडी, दैट इज द प्राइमरी की फॉर द एम्प्लॉय टेबल। तो ये प्राइमरी की है तो डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, और दिस इज द फॉरेन की फॉर दिस टेबल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें रिपीटेड वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, सेम है डिपार्टमेंट आईडी, दिस वन दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द मैनेजेस। तो ये फॉरेन की है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, तो इसमें भी रिपीटेड वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है। D1 D2 D3 D4। ठीक है, मान के चलो ये सिंस 2008 2009 2006 2007 फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है यहाँ पर। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है D1 D2 D3 D4। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल और पार्शियल। टोटल और पार्शियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, टोटल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी दिस वन, डबल लाइन, और सिंगल लाइन का मतलब है पार्शियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरी डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी मैनेजर। एवरी डिपार्टमेंट मतलब टोटल का मतलब है एवरी, टोटल मतलब सारे के सारे, पार्शली मतलब कुछ, एटलीस्ट वन। ये उसी तरह से है फॉर ऑल और सम एग्जिस्टेंस। फॉर ऑल का मतलब होता है सारी वैल्यू, सम एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू। तो टोटल मतलब सभी, एवरी। पार्शली मतलब कोई ना कोई एक, कम से कम एक।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं रीड करूं ईआर डायग्राम के अंदर, यहाँ पर अगर मैं रीड करूं तो क्या है, ये जो डबल लाइन है, डबल लाइन किसके साथ जुड़ी हुई है, डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, एवरी डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी मैनेजर। और एम्प्लॉय के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है, हमारा पार्शली पार्टिसिपेशन है। इसको मैं ऐसे समझता हूं कि यहाँ पर E1 इससे जुड़ा हुआ है, E1 इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, E2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। यहाँ पर टोटली पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि D1 के कॉरस्पॉन्डिंग D1 है, हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर वैल्यू है कोई ना कोई, यहाँ आप देख सकते हो every value, every department have a manager. Every department there must be a manager. This is the total participation. टोटल का मतलब है हर एक के लिए, और इसका मतलब है पार्शली, पार्शली का मतलब है कुछ के लिए, पार्शल पार्टिसिपेशन। आप देख सकते हो नीचे टेबल में मैंने लिखा है E1 E2 E3, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो मैचिंग है, E2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी मैचिंग है, मगर E3 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। तो ये हुआ पार्शली, पार्शली का मतलब है कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 3 वैल्यू दे रखी है, 2 के लिए होगा, 1 के लिए नहीं होगा। 3 वैल्यू दे रखी है, 1 के लिए भी अगर है, 2 के लिए नहीं है, तो भी वो पार्शली है। अगर टोटल के अंदर क्या होगा, जब भी टोटल लिखा होगा, टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है हर एक के लिए वहां पर रिलेशनशिप में एडजस्ट करेगा कोई ना कोई वैल्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एग्जांपल से मैं यही समझाना चाह रहा था, D1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, D2 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, D3 के लिए भी कर रहा है, और D4 के लिए भी कर रहा है। एवरी डिपार्टमेंट हैव ए, देयर मस्ट बी ए मैनेजर, ठीक है। बट यहाँ पर एवरी एम्प्लॉय हैव ए मैनेजर, या दैट विल बी मैनेजेस टू एम्प्लॉय, उसमें कुछ है कुछ नहीं है। ये होता है हमारा पार्टिसिपेशन, टोटल एंड पार्शियल। क्लियर। उसके बाद है सेकेंड मैपिंग, या जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। कल भी हमने करा था, कार्डिनलिटी वर्ड देखा था। कार्डिनलिटी का मतलब होता है जहां पर हम बात करते हैं, कार्डिनलिटी मीन्स रो, रो की फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो वहां पर लिखते हैं कार्डिनलिटी। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी 1 to 1, 1 to मैनी, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 का मतलब क्या है और मैनी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। 1 का मतलब है कि एंटिटी, एक एंटिटी ऑफ E1 कैन रिलेट, रिलेट करेगी किससे, रिलेशनशिप से, एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ E2। अगर मैं लिखता हूं 1 to 1, तो इसका मतलब क्या है, एक एंटिटी ज्यादा से ज्यादा रिलेट करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक एंटिटी ऑफ E2, क्योंकि E1 E2 दैट इज द एंटिटी सेट, और एंटिटी सेट के अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज होती है, सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज होती है। तो एंटिटी ऑफ E1 कैन रिलेट एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ E2। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक एंटिटी से ही रिलेट करेगी। अभी एग्जांपल देखेंगे हम। मैनी का मतलब क्या है, एंटिटी ऑफ E1 कैन रिलेट 0 और मोर एंटिटीज ऑफ E2। मैनी का मतलब है एक एंटिटी जो E1 की है वो रिलेट कर सकती है एंटिटी ऑफ E2 की, एक एंटिटी से भी नहीं करे, या उससे ज्यादा भी कर सकती है। 0 और मोर का मतलब क्या है, एंटिटी ऑफ E2 की कोई भी एंटिटी से ना करे, या एक या एक से ज्यादा भी कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें, मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। 1 अगर आएगा तो एरो की फॉर्म में होगा, और मैनी अगर आएगा तो सिंपल लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की बाइनरी रिलेशनशिप मैपिंग होती है, और बाइनरी रिलेशनशिप मैपिंग्स होती है हमारी। कौन कौन सी होती है हमारी, वो होती है 1 to 1, जिसको हम लिखते हैं 1:1। दूसरी होती है हमारी 1 to मैनी,
इसको हम लिखते हैं 1:m। एक होती है मैनी टू वन, इसको हम लिखते हैं m:1। और लास्ट होती है हमारी मैनी टू मैनी, इसको हम लिखते हैं m:m। तो इस टाइप की अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप होती है। वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1:1, पहली हमारी मैपिंग होती है 1:1। ठीक है, तो 1:1 का मतलब होता है आपका जहां पर हम जहां पर हम इस टाइप से, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, E1 फॉर एग्जाम्पल, E1 एक एंटिटी है, रिलेशनशिप है R, और E2 एक एंटिटी है। ठीक है, 1:1 है तो ऑब्वियसली एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एरो हो गया, यहाँ पर ये एरो। ठीक है, एरो से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी एंटिटी है, ये 1:1। तो 1:1 में क्या कहा था, एंटिटी ऑफ E1 कैन बी रिलेट टू एटमोस्ट वन एंटिटी ऑफ E2। तो इसका मतलब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, 0 या 1। सेम यार, 0 या 1। समझ में आ रही है बात? या तो किसी से भी नहीं होगा या एक से होगा ज्यादा ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब है, एटमोस्ट अगर मैं 1 लिख देता हूँ, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है, या तो ए 0 होगा या ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल E1 का जो एट्रीब्यूट है वो ए है, और E2 का जो की एट्रीब्यूट है वो बी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 का एट्रीब्यूट क्या होगा, ए। आर का एट्रीब्यूट क्या होगा, A, B। और E2 का एट्रीब्यूट क्या होगा, बी। समझ में आ रही है बात? ये इसका की एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट है, ये क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे, फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये A1 है, ये A2, A3, A4, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 1:1 है तो A1, A2, A3। इसी तरह से B2, B3, B4, मान के चलो ये है, यहाँ पर वैल्यू है B1, B2, B3, B4। 1:1 का मतलब क्या है, B2 B से होगा, B2 से होगा, B3 B3 से होगा, B4 B4 से होगा, A1 A1 से होगा, A2 A2 से होगा, और A3 A3 से होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू होगी, यहाँ पर भी यूनिक वैल्यू होगी हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 1:1 का मतलब क्या है कि इवन के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम। एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो 1 है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है, और ये 1 जो है वो लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो 1 है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। और ये वाला जो 1 है पहले वाला, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो पहले वाला 1 है वो राइट टू लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये रिलेशन इसके साथ होगा, ठीक है, या तो ये रिलेशन इसके साथ होगा, या ये रिलेशन किसके साथ होगा, E1 के साथ होगा। ठीक है, अगर रिलेशन E1 के साथ है तो E1R प्लस E2 बन जाएगा, या R अगर E2 के साथ है तो R E2 बन जाएगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो हमें क्वेश्चन आता है कि इस तरह का रिलेशन है तो उसमें कितनी टेबल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो, एक टेबल तो इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, एक टेबल इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, या ये पॉसिबिलिटी है तो इसमें भी दो ही टेबल बन रही है। तो दोनों के केस में दो ही टेबल बन रही है, तो मैं कह सकता हूं कि कितनी टेबल रिक्वायर्ड होगी, 2 टेबल रिक्वायर्ड। सर हाँ जी, सर ये आप कैसे बोल रहे हो कि मिनिमम 2 टेबल होगी, मतलब E1 R के साथ है और फिर एक केस में E2, और कैसे ये मतलब? सर मतलब जैसे आप A1 से A1 के लिए देख रहे हो, मतलब A4 से क्यों नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए। ये तो एग्जाम्पल दिया है डियर, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। 1:1 का मतलब है A4, यहाँ पर लिख लो A4 से भी हो जाएगा। ये तो मैंने ये बताया कि हर एक के लिए यूनिक वैल्यू होगी, क्योंकि 1:1 है। सर ये मिनिमम 2 टेबल कैसे आ रही है। देखिए ना, यहाँ पर 1:1 का है कॉम्बिनेशन। 1:1 का मतलब क्या है कि E1 जो है, अभी मैंने बताया था कि E1 इज रिलेटेड टू एटमोस्ट वन एंटिटी ऑफ
E2। एटमोस्ट वन का मतलब है कि या तो एक से होगा या एक से भी नहीं होगा। तो E1 R के साथ अगर ज्वाइन है, E1 R के साथ अगर ज्वाइन है तो E2 के साथ नहीं है, या R जो है E2 के साथ है तो E1 अकेला है। कहने का मतलब ये है कि E1 ज्यादा से ज्यादा एक के साथ ज्वाइन हो सकता है, एटमोस्ट वन के साथ। ठीक है, मेन बेसिकली ये चीज है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो या तो इस एंटिटी के साथ ज्वाइन होगा या इस एंटिटी के साथ ज्वाइन होगा। वन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक के साथ ज्वाइन हो सकता है, और ये रिलेशन E1 और E2 दोनों के साथ नहीं आ सकता। एटमोस्ट वन का मतलब ये है। ठीक है, तो R अगर E2 के साथ है तो E1 अकेला हो जाएगा, अगर R E2 के साथ है तो E1 अकेला हो जाएगा, और R अगर E1 के साथ है तो E2 अकेला हो जाएगा। तो सर दोनों में अगर देखे जाए तो दो टेबल की रिक्वायरमेंट है, मतलब E2 की अलग टेबल बनेगी, E1 और R की अलग टेबल बनेगी, ये मतलब है। सर आपने जो पीछे एग्जांपल लिया था मैंने वहां पूछा नहीं, क्योंकि आपने बोला था कि बीच में मत पूछना। आपने वहां पे भी जैसे 3 टेबल ली थी, तो वहां पे भी 2 टेबल की रिक्वायरमेंट हो सकती थी ना, कहाँ एटलीस्ट पर 2 ये टेबल चल रही थी ना। ये यस सर, ये यहाँ। तीन टेबल नहीं है डियर, ये तीन टेबल नहीं है, तो समझाने के लिए था टोटल और पार्शियल। ये तो ये टेबल नहीं है बेसिकली, ये मतलब ये कंसेप्ट समझा रहा था मैं, पार्शियल और टोटल का। मिनिमम टेबल का कंसेप्ट नहीं है ये, तो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है मिनिमम टेबल कितनी रिक्वायर्ड होगी। ये जो 2 है ये मिनिमम टेबल है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम का कंसेप्ट है कि रिलेशनशिप का अलग बना दी टेबल, एम्प्लॉय की अलग, डिपार्टमेंट की अलग। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड टोटल एंड पार्शियल, नॉट द टेबल। अलग अलग चीज है दोनों। सर आपने और स्टार्टिंग में आपने कहा था ना कि वो एट्रीब्यूट अगर की है तो फिर उसमें उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। हाँ, तो सर जैसे अगर किसी टेबल में अगर जैसे एक से ज्यादा कैंडिडेट किए हैं, जैसे ए बी भी है और सी डी भी है, तो हमें सबके नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा? नहीं कैंडिडेट की के नीचे नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी की बात हो रही है। हाँ, प्राइमरी की बात हो रही है। और अगर प्राइमरी की में 2 एट्रीब्यूट हैं तो फिर दोनों के नीचे करना पड़ेगा? हाँ, एक ही प्राइमरी की होगी ना, ए भी हो जाएगा। ये एक ही है, प्राइमरी की एक ही है, एट्रीब्यूट दो है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए वन टू मैनी। नेक्स्ट है हमारा वन टू मैनी। वन टू मैनी में क्या है, सेम ईयर, ये जो वन है वो हमारा राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर, जैसे मैं बना देता हूँ E1 E2। ठीक है, ये रिलेशनशिप है हमारा। तो बेसिकली यहाँ पर वन टू मैनी है। वन टू मैनी का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान रखना ये गलती ना हो जाए कि E2 से यहाँ पर E2 E1 की तरफ जा रहा है, तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये जो एरो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और ये है लेफ्ट टू राइट। मैनी, मैनी का मतलब है E1 से E2 की तरफ जाना, ये है हमारा मैनी, और E2 से E1 की तरफ जाना, ये है हमारा वन। ठीक है, तो वन अगर है तो 0 से 1 तक होगा मैक्सिमम, और मैनी अगर है तो 0 से मैनी मतलब स्टार, स्टार मतलब 2 3 4 कितनी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सेम ईयर यहाँ पर अगर हम देखें E1 का एट्रीब्यूट है ए। ठीक है, ये ओवल शेप है, ये सर्कल मैंने गलती से बना दिया, इसको देख लेना। यहाँ पर E2 का जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा बी। ठीक है जी, तो यहाँ अगर हम देखें कितनी टेबल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम ये ध्यान रखना क्वेश्चन यही आता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर भी, अगर हम देखें तो ध्यान रखना एक चीज, मैनी के केस में अगर मैनी वर्ड अगर दिया हुआ है तो मैनी हमेशा रिलेशनशिप जो है मैनी के साथ आएगा, सिंगल के साथ नहीं होगा। सिंगल के साथ कब होगा, जब वन टू वन है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, मगर जहां पर वन टू मैनी है
तो हमेशा जो टेबल बनेगी वो रिलेशनशिप जो होगा वो मैनी के साथ आएगा, मतलब मल्टीपल के साथ आएगा और वन के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो टेबल बनेगी वो E1 की बनेगी प्लस R E2 की बनेगी। यहाँ पर कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि R E1 के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि 1 to मैनी है। ठीक है, वन के साथ हमेशा 1 to 1 अगर है तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, मगर 1 to मैनी है, मैनी टू वन है, तो मैनी के साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा ज्वाइन होगा। इसका मतलब ही यही होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एंटिटी है, एन एंटिटी ऑफ E1, एंटिटी ऑफ E1 that is associated with 0 or more entities of E2। ठीक है, क्योंकि मैनी जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं नीचे, एंटिटी ऑफ E1 ये एसोसिएट कर रही है 0 या 0 से ज्यादा एंटिटीज ऑफ E2। सेम ईयर एन एंटिटी, ये मीनिंग बता रहा है 1 to मैनी कैसे मूव कर रहा है। एन एंटिटी ऑफ E2, अब यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो एसोसिएट कर रहा है विद एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ E2 E1। ठीक है, तो ये 1 to मैनी और सॉरी 1 का मीनिंग और मैनी का मीनिंग यहाँ पर समझाया हुआ है। ये बस ध्यान रखना है, इसके अंदर जो टेबल बनती है हमारी वो हमेशा मैनी को प्रायोरिटी देते हैं, हम 1 को प्रायोरिटी नहीं देते। जहां पर 1 और मैनी आ जाता है तो रिलेशनशिप हमेशा मैनी के साथ आएगा, 1 के साथ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है सेम ईयर मैनी टू वन। मैनी टू वन में क्या बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, मैनी टू वन उल्टा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर अगर E1 है, यहाँ पर E2 है, ये एक टेबल है और ये दूसरी टेबल है हमारी, यहाँ पर रिलेशनशिप है, तो मैनी जो है वो राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी आपकी 0 से स्टार, और यहाँ लाइन आ जाएगी आपकी 0 से 1। ठीक है जी, तो इसमें जो बनेगा हमारा E1 R प्लस E2, इसमें भी 2 मिनिमम टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि R जो है वो किसके साथ ज्वाइन होगा, आपका मैनी के साथ, ये होगा आपका मैनी टू वन। और अगर इसी तरह से कंसेप्ट आ जाए आपका मैनी टू मैनी, जो क्वेश्चन आपका आता है वो मैनी टू मैनी में आता है जनरली, अगर मैनी टू मैनी आ जाए मैपिंग, तो क्या होगा उस केस में। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पर E1 है और यहाँ पर E2 है, और यहाँ रिलेशनशिप बनी हुई है, ये डायमंड है शेप। ठीक है, ये भी आपका मैनी है और ये भी मैनी है, ये 0 to मैनी हो गया, सेम ईयर ये भी 0 से मैनी हो गया। अब कोई बता सकता है मिनिमम टेबल क्या होगी। अगर हम देखें ये वाला, ये राइट टू लेफ्ट है और ये लेफ्ट टू राइट, तो बता सकता है मिनिमम टेबल क्या होगी, कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। ये ए एट्रीब्यूट है और यहाँ पर बी एट्रीब्यूट है, मिनिमम टेबल कितनी होगी। E1 के साथ ए है, रिलेशन है ए बी, और E2 के साथ बी है, मिनिमम टेबल क्या होगी, कितनी होगी। 3 होंगे सर। वेरी गुड, 3 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था मैनी के साथ आपका रिलेशनशिप जुड़ता है। अगर यहाँ तो 2 मैनी है, ठीक है, किसके साथ जुड़ेगा, अगर सिंगल होता तो जुड़ जाता, मगर यहाँ पर तो 2 मैनी है। ठीक है, 2 मैनी रिलेशनशिप है, तो E1 अकेला रहेगा, E2 अकेला रहेगा और R भी अकेला रहेगा। 3 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, E1 के लिए, रिलेशनशिप के लिए और E2 के लिए। ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, जो एग्जाम में आए हुए हैं गेट के क्वेश्चन वो इसी टाइप के दिए हुए हैं। रिलेशनशिप आपको दिया होगा, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा 1 to मैनी, मैनी टू वन, 1 to 1 एंड मैनी टू मैनी। अगर मैनी टू मैनी है तो 3 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी तीनों केस में 2-2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि कितनी टेबल की उसमें
रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर E1, R और E2 इतनी टेबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले, हाँ, ये लो। जैसे कि मिनिमम रिलेशनशिप टेबल जो आ जाती है आपकी, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन में फॉरेन की भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम रिलेशनल टेबल कंसेप्ट है हमारा, मिनिमम रिलेशनल टेबल्स फॉर गिवन ER डायग्राम। ERD का मतलब है ER डायग्राम। ठीक है। तो कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने वैसे बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा एलिब्रेट और कर देता हूँ। ये A एट्रीब्यूट है, यहाँ पर B एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट है E1 के कोरस्पॉन्डिंग। रिलेशनशिप बना रखा है यहाँ पर R, दूसरी एंटिटी है E2, C एट्रीब्यूट है, D एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप दे रखा है, ये है 1, ये है आपका मैनी। तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, ये आपका 1 to मैनी। ठीक है, 1 to मैनी ही रिलेशनशिप है। तो क्या होगा, कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी आपकी यहाँ पर? अगर मैं देखूं तो एक टेबल तो ये बन जाएगी, मैनी के साथ ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर ये आर के साथ क्या क्या ज्वाइन है, ए और सी। मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। रिलेशनशिप के अंदर दो एट्रीब्यूट होंगे, एक तो ए फ्रॉम द E1 एंड सी फ्रॉम E2। E2 के अंदर कितने एट्रीब्यूट है, C एंड D। और E1 के अंदर कितने एट्रीब्यूट है, A एंड B। एक प्राइमरी की है, C यहाँ पर प्राइमरी की है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये E3 नाम से, मैं नाम बना रहा हूँ उसका, रिलेशनशिप, और इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या है, बन जाएगा A, C एंड D। अब बता सकता है कोई प्राइमरी की क्या होगी? पूरे रिलेशनशिप और E2 को बनाएंगे, कोई ना कोई तो प्राइमरी की होगी ना। प्राइमरी की क्या रहेगी, प्राइमरी की क्या रहेगी इसमें? रिलेशनशिप A, C है, यहाँ पर एंटिटी C, D है। तो इन दोनों में से कॉमन एट्रीब्यूट है हमारा C। तो कॉमन एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दिया, ACD आ गया। तो इसमें प्राइमरी की बताइए कौन सी होगी? सर ACD तीनों ही होंगी। नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, कोई और बताए। प्राइमरी की क्या होगी? प्राइमरी की होगी आपकी ओनली C। प्राइमरी की यहाँ पर C थी। ये जो C है वो एक फॉरेन की है फ्रॉम दिस। ठीक है, जब हम इसको कंबाइन करेंगे, ए तो प्राइमरी की बन ही नहीं सकता, क्योंकि ए दैट इज द फॉरेन की फ्रॉम E1। सी सर इटसेल्फ एक प्राइमरी की बना हुआ है। सी को सी से अगर कंबाइन करेंगे, हाँ आशीष बताइए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे C यहाँ पे E2 के लिए कैंडिडेट की है, बट R के लिए ये आप बोल रहे फॉरेन की है, बट आप R गलत वर्ड यूज कर रहे हो बार बार, ये प्राइमरी की है सी E2 हाँ के सर लिए। C प्राइमरी की है, बट आप बोल रहे हो कि E3 के लिए C फिर से प्राइमरी की बनेगी, बट C तो R के इन लिए। दोनों को कंबाइन करके E3 बन रहा है। ये कहाँ से आ रहा है E3? अपने आप से थोड़ा ना आ रहा है। E3 दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम, मैं रीनेम कर रहा हूँ, R और E2 को मैं बार बार ना लिख के मैं इसको E3 लिख रहा हूँ। समझ लो आप, RE2 का मतलब E3 है। E3 that is not a different thing, that is the rename only for the RE2। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, C that is the primary key for this। तो इस टेबल को जब हम कंबाइन करेंगे तो C तो प्राइमरी की ही रहेगा। तो C रेफर कर रहा है, ये तो फॉरेन की है, ये तो रेफर कर रहा है सिंपल। C तो प्राइमरी की था ही पहले, तो C प्राइमरी की रहेगा, क्योंकि A तो प्राइमरी की हो ही नहीं सकता, और D का कोई मतलब नहीं बनता है। D that is not a anything।
सी ही प्राइमरी की रहेगा, ए जो है वो क्या हो जाएगा, ये दो टेबल बन चुकी है, ए दैट इज द फॉरेन की फॉर दिस टेबल एंड ए इज ए प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दो टेबल होगी मिनिमम रिक्वायर्ड एंड वन फॉरेन की होगी, ये आंसर आएगा इसका। मिनिमम रिलेशनल टेबल जो हमें जरूरत पड़ेगी ईआर डायग्राम से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रिलेशनल टेबल में, ये होता है कन्वर्जन फ्रॉम ईआर डायग्राम टू रिलेशनल टेबल, दैट इज द कंसेप्ट। यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी और कितनी फॉरेन की होगी। नेक्स्ट है आपका दूसरा है कि अगर मल्ट एम एंड रिलेशनशिप आपको दे रखा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दे रखा है किसके बीच में, बिटवीन E1 एंड E2, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट मैं लगा रहा हूँ, E1 यहाँ पर एट्रीब्यूट है A और B, यहाँ पर दूसरी एंटिटी है E2, एट्रीब्यूट है हमारा C एंड D, ठीक है। रिलेशनशिप है हमारा R, ये एंटिटी है जो इसके साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, एम एन रिलेशनशिप का मतलब है मैनी टू मैनी। यहाँ पर E1 के अंदर दो एट्रीब्यूट है ए बी, रिलेशनशिप बाद में देखेंगे। E2 के अंदर दो एट्रीब्यूट है सी एंड डी, सी इज द प्राइमरी की फॉर E2, ए इज द प्राइमरी की फॉर E1। तो रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा आपका, ए एंड बी बोथ आर द फॉरेन की फॉर ए फ्रॉम द E1 एंड सी फ्रॉम द सी फ्रॉम द E2, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो आर ना तो E1 के साथ जुड़ सकता है और ना ही आपका E2 के साथ जुड़ सकता है। तो मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस कितनी फॉरेन की होगी, यहाँ पर 2 फॉरेन की होगी। कौन कौन सी, ए एंड सी। क्लियर है सबको, चलें आगे। नेक्स्ट है आपका 1 to 1 रिलेशनशिप अगर दिया हुआ है बिटवीन द सिंगल वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था 1 to 1 में, तो आई थिंक सिंपल है, E1 के साथ जुड़ेगा या E2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास इस तरह का, एक बड़ा सा क्वेश्चन है E1 ए के अंदर अंडरलाइन है बी, ये डबल लाइन के ऊपर अगर मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, टोटल पार्टिसिपेशन इन वन वन, मतलब जो रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखो सिंगल एरो लगा रखा है, यहाँ डबल लाइन के ऊपर एरो लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप है, ये टोटल पार्टिसिपेशन है और ये है आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन में मेंशन है, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ। ये E2 है जो दूसरी एंटिटी है, इसके अंदर एट्रीब्यूट है सी एंड डी, ठीक है। ये रिलेशनशिप है आपका इन दोनों के बीच में R1 E3, ठीक है। यहाँ एरो है और यहाँ पर एरो है, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है और यहाँ एट्रीब्यूट है E, ये प्राइमरी की है, और यहाँ है एट्रीब्यूट F। फिर यहाँ पर रिलेशनशिप दे रखा है R4, एक रिलेशनशिप और दे रखा है R5, यहाँ एंटिटी दे रखी है E4, यहाँ रिलेशनशिप दे रखा है R3,
ये एट्रीब्यूट दे रखा है जी, ये एट्रीब्यूट दे रखा है एच। इस तरह का यहाँ पर जी, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी मिनिमम टेबल दैट विल बी रिक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉरेन की। इसमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है टेबल्स, मिनिमम टेबल। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉरेन कीज, हाउ मेनी फॉरेन की। और तीसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशनल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तीन क्वेश्चन का आंसर इसमें देना। एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार 2 मिनट ट्राई करो आप लोग।
हो गया क्या क्वेश्चन? मिनिमम टेबल निकल के आ गई है? किसका हुआ है? किसी का हुआ है क्वेश्चन या अभी हो रहा है? क्वेश्चन कराऊं क्या मैं, या आप कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चन मैं कराऊं क्या, या आप लोग कर रहे हो ये? मैं ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? यस सर। तो मैं कराऊं क्या ये क्वेश्चन?
वासु श्रेय, यस सर करवा दो। ठीक है। देखिए इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो मेन जो है ना, हमें फाइंड आउट करना होता है मिनिमम टेबल। अगर मिनिमम टेबल हमने करेक्ट वे में फाइंड आउट कर ले तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली हमें तीनों का आंसर मिल जाएगा। तो मेन अगर आप फोकस करो तो टेबल को फाइंड आउट करा करो, सबसे पहला काम है टेबल को फाइंड आउट करना। तो आप देख सकते हो E1, R2 और E2 इनके बीच में 1 to 1 मैपिंग है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब कभी भी 1 to 1 मैपिंग होती है तो वहां पर, यहाँ पर मैं बना रहा हूं कि 1 to 1 मैपिंग अगर है तो उसके अंदर कितनी टेबल होगी। उसके बाद हमने देखा था कि वहां पर मैपिंग अगर कुछ इस तरह की है जहां पर हम देखते हैं मैनी टू मैनी है तो कितनी टेबल होगी। तो इस टाइप की हमें देखना पड़ेगा कि कितनी टेबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्कल मार रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 1 to 1, ये वाली जो मैपिंग है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भी हमारी 1 to 1 मैपिंग हमें दिख रही है, तो मैं इसको इंक्लूड कर चुका हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब उसके बाद आप देख सकते हो E3, E4 और R4 इनके बीच में हमारी मैपिंग है, एक साइड मैनी है और एक साइड 1 है। तो हम इसको कह सकते हैं 1 to मैनी। 1 to मैनी अगर है तो मैनी के साथ हमारा E4 आएगा, तो मैं ये वाला पार्ट इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर E3, R5 और E4 इसके बीच में मैनी टू मैनी है। तो मैनी टू मैनी है तो E4 की अलग बनेगी, E3 की अलग बनेगी, R5 की अलग बनेगी। तो E3 इंक्लूड हो चुका है हमारा, E4 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम R5 को अलग से सर्कल कर सकते हैं, ओनली R5 को, ठीक है जी। E2, R3, E4 ये भी हमारा क्या है, मैनी टू मैनी है। तो E4 इंक्लूड हो चुका है, E2 इंक्लूड हो चुका है, तो R3 की अलग से बन जाएगी, ठीक है जी। ये क्लियर है पॉइंट। तो ऑलमोस्ट सारे हमारे कवर हो चुके हैं, रिलेशनशिप भी और हमारा कवर हो चुका है ये पार्टिसिपेशन भी। ये पार्टिसिपेशन वाला जो मैं बताना चाह रहा था, ये वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया था। यहाँ पर जब कभी भी टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन आ जाए 1 to 1 के अंदर, 1 to 1 के अंदर टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन हो, तो वहां पर हमें 2 टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अगर आप इसको लॉजिकली समझो, लॉजिकली अगर आप समझो तो यहाँ पर E1 के साथ, E1 के साथ क्या है, A एंड B, E2 के साथ क्या है यहाँ पर C एंड D। C कॉमन एट्रीब्यूट है, सॉरी प्राइमरी की है, A यहाँ पर प्राइमरी की है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरे को कंबाइन कर दूं, पूरे को कंबाइन कर दूं, क्यों कंबाइन कर सकता हूं, आप समझना लॉजिकली कि यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो हमारा यहाँ पर आप कह सकते हो इन दोनों को कंबाइन में कैसे कर सकता हूँ। यहाँ अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ E1, R, E2 तो कितने एट्रीब्यूट आ जाएंगे, A, B एंड C, D, ठीक है। और C जो है वो प्राइमरी की रहेगा, A जो है वो हमारा प्राइमरी की नहीं होगा, वो हमारा प्राइमरी की नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल है। E1 is related to E2 and E2 is related to fully E1, क्योंकि ये टोटल पार्टिसिपेशन है और एक है पार्शली। तो C जो है वो टोटल के साथ जुड़ा हुआ है, पार्शली जो जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका E1 के साथ। तो इसमें एक प्राइमरी की है, दूसरा प्राइमरी की क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर नल आ जाएगा। प्राइमरी की के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, पहली चीज
यूनिक होना चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए, नल अलाउड नहीं होता। ए के अंदर नल आया हुआ है, नल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पार्शली है। ए जो ज्वाइन है, ए दैट इज कनेक्टेड टू पार्शल विद E2। पार्शल का मतलब होता है कुछ के साथ उसकी वैल्यू होगी और कुछ के साथ नहीं होगी। टोटल का मतलब होता है फॉर एवरी वैल्यू वी हैव सम एसोसिएशन। ठीक है, पिछली में भी देखा था हमने, आशीष ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वहां पर कुछ इस टाइप का था, A4 की वैल्यू नहीं है। तो ये वाला जो टोटल पार्टिसिपेशन, अभी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये वाला E3 की वैल्यू नहीं है। हाँ, यहाँ पर E3 की वैल्यू नहीं है, मगर यहाँ पर D1 D2 D3 D4 सभी की वैल्यू है। तो टोटल पार्टिसिपेशन हमारा होता है जहां पर हर एक की वैल्यू होती है, और सिंपल पार्टिसिपेशन होता है जिसमें कुछ की वैल्यू नहीं होती। कुछ की वैल्यू नहीं होती इसका मतलब क्या है? नल वैल्यू है। प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं होता। दैट्स वाई हमें इसको दो टेबल से काम नहीं चलेगा, हमें एक टेबल में कंबाइन करना होगा। समझ में आया ये? जहां पर टोटल और पार्शियल अगर आ जाए 1 to 1 के अंदर, वहां हम एक ही टेबल बना देंगे। एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दिया, उनमें से एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन जाएगा, दूसरा एट्रीब्यूट हमारा प्राइमरी की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नल वैल्यू है, उसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट खाली रह जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कंसेप्ट? ये नया कंसेप्ट था इसके अंदर, शायद आस्था का यहीं पर गलती हो रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक टेबल तो हमारी हो जाएगी E1 R E2 की, दूसरी टेबल हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? R1, मतलब इसको R ना लिख के R2 लिख लो इसको। ठीक है, R2 के साथ ज्वाइन है ये। दूसरा है हमारा R1 E3, तीसरा है हमारा R4 E4, अगली हमारी टेबल है R3 और अगली टेबल है R5। E1 R2 E2 के अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से है? A B एंड C D। R1 E3 के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट है? E एंड F प्लस इन दोनों का एट्रीब्यूट है। तो R1 के अंदर क्या होगा? ये किसके साथ एसोसिएट है? इसके साथ और इसके साथ, तो A एट्रीब्यूट आ जाएगा इसका यहां से। तो EF A, E प्राइमरी की हो जाएगा। ये तो रेफर कर रहा है इसको, तो ये तो फॉरन की है इसकी। ठीक है, अगला है R4 E4। R4 कहां से आएगा? E से, तो यहाँ आ जाएगा GHE। GH तो E4 के साथ जुड़ा हुआ है, R4 किसको रेफर करेगा? E को, तो E भी आ जाएगा। R3 के अंदर क्या होगा? R3 कहां से आएगा? यहाँ से, मैनी टू मैनी है, तो R3 के अंदर आ जाएगा E2 का प्राइमरी की और E4 का प्राइमरी की, G एंड C, तो C एंड G आ जाएगा। और R5 के अंदर आ जाएगा E एंड G। ठीक है, तो टोटल टेबल आप देख सकते हो कितनी होगी? टोटल टेबल 5। मिनिमम टेबल हाउ मेनी? फॉरन की। फॉरन की आप बता सकते हो क्या क्या होगा? ABCD में कोई भी फॉरन की नहीं है, प्राइमरी की है C। EFA में प्राइमरी की है E, आप देख सकते हो E3 का प्राइमरी की है E, और फॉरन की क्या है? A, सर्कल कर रहा हूं मैं, ये फॉरन की हो गया। R4 E4, R4 में फॉरन की क्या बन गया? E, E को रेफर कर रहा है, GH में G प्राइमरी की है। R3 के अंदर फॉरन की क्या है? दोनों है G एंड C, और R5 के अंदर E एंड G। 1 2 3 4 5 6, टोटल फॉरन की आ जाएगी 6। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने आ गए? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बताइए। 4 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, तो सबको सम अप कर लो, टोटल आ जाएंगे 14। ये समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको? तो डाउट हो तो पूछ सकता है।
कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये बताइए, कल की क्लास सेम टाइम पे रख ले, इवनिंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा आज मेरे को काम पड़ गया था, मेरे को ऑफिस जाना पड़ा अर्जेंटली, इसलिए मैंने कैंसिल की थी। और कल डाउट सेशन रखना है या क्लास रखनी है? सर डाउट सेशन परसों रख लो सर, कल क्लास ही रख लो, क्योंकि अभी डाउट पूरे किए नहीं है, कुछ बचे हैं। अच्छा ठीक है, तो कल क्लास ही रख लेते हैं। कल का टाइम क्या रखें? कल का इवनिंग का ही रख ले, मॉर्निंग का तो ठीक नहीं है, या मॉर्निंग का रखे? चलिए इवनिंग का ही रखते हैं कल का भी। सेम टाइम रखते हैं 6 o'clock, ठीक है? ठीक है जी, क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं इवनिंग में क्लास के साथ, 6 o'clock, 6 बजे, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।